मेरा आप लोग से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, फॉर एग्जांपल कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे अल्कोहल ले लीजिए प्लस वाटर, आपने एक सॉल्यूशन बना दिया। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हम लोग उसके फिजिकल स्टेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं अलग अलग प्रेशर या अलग अलग टेम्परेचर पे। कैसे बताइए? मान लीजिए हमको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर दे दिया और एक सॉल्यूशन दे दिए, तो आप कैसे डिटरमाइन करके बताइएगा कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे वो जो गिवन लिक्विड सॉल्यूशन है वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा, कि वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा, कि लिक्विड प्लस वेपर उसमें दोनों होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। प्लस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फेज डायग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका फेज डायग्राम क्लियर नहीं होगा तो फिर आपके वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जो रिपीटेडली एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आज के जो टेबल ऑफ कंटेंट बोल सकते हो उसमें क्या क्या है हमारे पास देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली हम लोग इसको दो केसेस के लिए पढ़ेंगे, एक कांस्टेंट प्रेशर एंड डिफरेंट प्रेशर्स के लिए, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर बाय वेरिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज होगा और वहां पे हमारा प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। ऐसे जो हमारा फिजिकल स्टेट होता है सॉल्यूशन का, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड थर्ड मोल फ्रैक्शन पे। और जो हमारा प्योर लिक्विड था उसका भी ऐसा ही फिजिकल स्टेट किस पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर, प्रेशर, बट वहां मोल फ्रैक्शन नहीं होता था बिकॉज वहां सिंगल कंपोनेंट होता था। क्लियर है कि नहीं? तो आज क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्योर लिक्विड है उसका हम लोग फेज डायग्राम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, देन हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन का फेज डायग्राम, हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ कैसे करते हैं और हर एक डाटा हमें कैसे उससे निकालना है, उससे क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं फेज डायग्राम से, उसको देखेंगे। फिर जब वो निकल जाएगा, जब हम लोग उसको फेज डायग्राम को सीख लेंगे, देन हम लोग कहाँ चलेंगे कि उससे फेज डायग्राम से क्वेश्चंस कैसे आते हैं या हम उनसे इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस बेहतरीन से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं कनाई शर्मा आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री विद के एस सर चैनल पे। एंड जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले टॉपिक पे, फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें थोड़ा बहुत नॉलेज किसका होना चाहिए, प्योर लिक्विड के फेज डायग्राम पे। प्योर लिक्विड के हमें फेज डायग्राम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आई थिंक आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पे ये पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ फिर से इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर मैं इसको वाटर के लिए अगर फेज डायग्राम बनाऊं, प्योर वाटर के लिए, तो कैसे बनता है, तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक कर्व बनाना हमें। तो आपको दिखेगा क्या कि ये जो कर्व आएगा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट प्रेशर पे, वो कुछ इस तरीके से आएगा जो कि यहाँ बना हुआ है, ये, दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखिए कौन, जो ये दो कर्व है, इधर ये सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करेगा वाटर जो हमारा है, यानी आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इधर इस साइड पे, और इस वाले जोन में वो लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेगा एंड इस वाले जोन पे गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? ये ग्राफ कैसे आता है, बाय एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ डिटरमाइन किया गया है कि ये इस तरीके से आएगा। क्लियर है कि नहीं? एंड इस पे हम लोग बात करते हैं कि इस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या इंफॉर्मेशन होता है, हम कैसे डिटरमाइन इस फेज डायग्राम को मतलब यूज कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड में है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड में, और ये जोन किसको डिटरमाइन करा, मतलब ये पूरा जोन में अगर कहीं भी अगर वाटर का अगर टेम्परेचर प्रेशर इस जोन में अगर लाई करता है तो वो गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा। अगर वाटर का टेम्परेचर या प्रेशर इस जोन में लाई करता है तो वो लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेगा। और अगर वाटर का क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर या प्रेशर अगर इस जोन में तो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करेगा। याद कैसे करना, तो देखिए कटोरी टाइप का है, कटोरी मीन्स बाउल टाइप का है, तो बाउल में क्या है, ये लिक्विड रखते हैं हम लोग, ऐसा पानी रख सकते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ये जोन क्या है, लिक्विड है। देन ये बहुत बड़ा जोन इधर देखिए खाली टाइप का, ये बहुत बड़ा जोन है इधर इस साइड में, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे गैस फैलता है, तो ये जोन क्या हो सकता है, गैस, यहाँ पे गैस हो सकते हैं। देन बात करते हैं ये बच गया जो पार्ट वहां सॉलिड। इस तरीके से आप ये पॉइंट को याद कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, यहाँ 5 मैंने टेम्परेचर बनाया है, T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है, इतना टोटल है हमारे पास। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखते हैं। अब ये T1 टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए P0 को एक प्रेशर है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। मान लिया हमने एक प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। कितना कांस्टेंट किया, ये कांस्टेंट है प्रेशर। एक कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग कुछ कुछ देख रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ T1 टेम्परेचर है,
तो T1 टेम्परेचर किस तरफ लाई कर रहा है, तो देखिए P0 प्रेशर है और अगर T1 टेम्परेचर है तो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है वाटर, एज अ सॉलिड। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, एज अ सॉलिड, आइस के फॉर्म में। उसी तरीके से मान लीजिए T2 टेम्परेचर को पहले देखते हैं, तो ये T2 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर और P0 प्रेशर। T2 टेम्परेचर एंड P0 प्रेशर पे अगर हमें फेज डायग्राम पता है, मान लीजिए इसका वैल्यू पता होता, इसका वैल्यू पता होता, तो पूछता है यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, P0 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और T2 से एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, जहां ये इंटरसेक्ट करता उस जगह पे देखते वो किस जोन में है और पता कर लेते कि उस समय वाटर का क्या हमारा फेज है, तो यहाँ क्या है, लिक्विड। ठीक है, मान लीजिए हम बोले कि T3 एंड P0 पे क्या है, तो आप क्या करेंगे, P0 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फिर T3 से क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां दोनों इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को देखेंगे किस जोन में आ रहा है, तो ये किस जोन में है, गैस वाले जोन में है। यानी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारा जो वाटर है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा, एज अ गैस। क्लियर है कि नहीं, तो ये किसी भी लिक्विड के लिए, प्योर लिक्विड के लिए हम लोग फेज डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, वाटर ज्यादा फेमस है, ज्यादा जगह पे आता है, तो आपको इसी को पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं। देन अब बात करते हैं कि मैंने दो और पॉइंट्स बनाए हैं, दो क्या आप तीन भी बना सकते हैं, उससे ज्यादा भी बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये T4 वाला पॉइंट देखिए कि P0 प्रेशर पे ये T4 टेम्परेचर अगर है, तो यहां से ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये कैसा एग्जिस्ट करा, ना ये सॉलिड वाले जोन में पूरा पूरी है, ना ही ये लिक्विड वाले जोन में पूरा पूरी है। तो सर इस पॉइंट पे ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड कि लिक्विड, तो देखिए इस पॉइंट पे यहां ये को एग्जिस्ट करेगा, यानी T4 टेम्परेचर पे क्या होगा, को एग्जिस्ट करेगा। को एग्जिस्ट मतलब क्या होता है जी, जहां पे हमारा जो वाटर होगा वो सॉलिड प्लस लिक्विड होगा। तो तुमको अगर याद हो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, तो तुम बोलोगे सर जहां लिक्विड प्लस सॉलिड एग्जिस्ट करता है या फिर सॉलिड प्लस सॉरी लिक्विड प्लस गैस एग्जिस्ट करता है, ये तो कोई पॉइंट को डिटरमाइन करता है जहां पे कुछ फेस चेंज हो रहा होता है, लिक्विड प्लस मान लीजिए गैस है, तो बोलेंगे सर लिक्विड प्लस गैस आप पढ़ाए थे कि जहां पे ये को एग्जिस्ट करता है वो कौन सा पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सर उसी तरीके से क्या लिक्विड और सॉलिड जहां एग्जिस्ट करता है, क्या इसे हम मेल्टिंग पॉइंट का दर्जा दे सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं क्या सर, एकदम बोल सकते हो, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ही वो पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है जी, जहां पे हमारा कोई भी सब्सटेंस लिक्विड प्लस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो T4 टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे जो हमारा वाटर है वो मेल्ट कर रहा होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर है, या फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, जहां फ्रीज कर रहा होगा। क्लियर है कि नहीं, इससे कम करेंगे तो फ्रीज, इससे ज्यादा करेंगे तो मेल्ट। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान देते हैं, किसी ने बोला सर एक पॉइंट मेरा भी है, बोले बोलो बाबू क्या है, बोलेंगे सर अगर प्रेशर को अगर हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ P1 कर देते हैं, बोले बहुत बढ़िया, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, बोले कर लो कोई दिक्कत नहीं है। उसने इस पे एक ड्रॉ किया इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर बोला सर अगर हम एक और प्रेशर ले, T6 ले लेते हैं मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से, बोले बहुत बढ़िया ले लो, और यहाँ से ऐसे करके ये T6 इधर आता है कुछ मान लीजिए ऐसा पॉइंट, तो T6 पे कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो हम बोले बाबू देखो T6 पे वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, T6 पे ये पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करा, इस लाइन पे, अब इस लाइन के इधर क्या है लिक्विड और इस लाइन के इधर क्या है सॉलिड, तो यानी इस वाले पॉइंट पे लिक्विड प्लस सॉलिड को एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड प्लस सॉलिड क्या कर रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये एक मेल्टिंग पॉइंट है। तो बोले सर हो गए आप गलत, बोले बाबू कैसे गलत हो गए, ये तो समझाओ, गलत हो गए तो कैसे गलत हो गए, तो बोला सर हम पढ़े थे बचपन में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और आप अभी क्या बोले T4 भी मेल्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है T6 भी मेल्टिंग पॉइंट है, तो दो दो मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो गया वाटर का, मतलब आप गलत पढ़ा रहे हैं। अरे बाबू ऐसा नहीं होता है, वो जो 0 डिग्री सेल्सियस तुम पढ़ते हो वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे होता है, तुमने प्रेशर चेंज कर दिया, तो अगर तुमने प्रेशर चेंज किया तो मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होगा। जरूरी नहीं है कि जो वाटर है वो हर प्रेशर पे, यानी अगर 1 atm हो, 2 atm हो, 10 atm हो, 50 atm हो, तो हर प्रेशर पे वो 0 पे ही मेल्ट करेगा, ऐसा नहीं है। उसी को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी अगर तुमने प्रेशर चेंज किया तो अब वो T4 पे मेल्ट नहीं करेगा, वो कहीं और करेगा। तो बोले सर और ऊपर जाएं तो और प्रेशर चेंज होगा, बोले हाँ तो टेम्परेचर अलग आते जाएगा, हाँ एकदम आते जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखिए कि अलग अलग प्रेशर पे, आप ध्यान से देखिए, यहां से बनाते जाइए, देखिए अलग अलग प्रेशर पे क्या आ रहा है, अलग अलग टेम्परेचर आएगा,
और अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स आएंगे। यानी अगर आपने प्रेशर चेंज किया तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, चेंज। यानी ये ओबी जो कर्व है, ये ओबी लाइन, वो क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। यानी आप प्रेशर को अगर चेंज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट या फिर टेम्परेचर का इफेक्ट जो होगा वो क्या दिखेगा। क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली अगर आपने T5 पे एक पॉइंट बनाया जो कि इस कर्व पे लाई कर रहा, ओ ए कर्व पे, ठीक है, और पी नॉट प्रेशर है यहाँ पे, पी नॉट प्रेशर पे आपने एक यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और ये T5 आ गया। तो बोले T5 पे कैसे एग्जिस्ट करेगा सर, तो T5 पे कैसे एग्जिस्ट करेगा आप खुद बताएं, T5 पे कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो इस लाइन के इधर क्या है, लिक्विड, इस लाइन के इधर क्या है, तो गैस। यानी T5 पे कैसा एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड प्लस गैस। और लिक्विड प्लस गैस किसको क्या बताता है, लिक्विड प्लस गैस को एग्जिस्ट कब करते हैं, एट बॉइलिंग पॉइंट। यानी T5 इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब ऐसे अगर बोल दिए तो गलती हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट पी नॉट प्रेशर बोलना पड़ता है। इसीलिए आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट के आगे नॉर्मल लिखा होता है, आप कभी भी पढ़िएगा तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब रूम टेम्परेचर या रूम प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है कि नहीं। तो इसी तरीके से अगर प्रेशर आपने P1 कर दिया, अब यहां से देखिए चेंज किया, ये P1 प्रेशर, प्रेशर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर क्या होगा, तो आप कुछ देखिए, प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर कुछ यहाँ आ गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया T6 या T7 जो लेना है। तो ध्यान से देखिए, अलग प्रेशर पे अलग बॉइलिंग पॉइंट आएगा। यानी इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ड्रॉ कीजिए, कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे ड्रॉ करिए, यहाँ पे सॉरी इस वाले पे OA कर्व पे कोई भी पॉइंट ड्रॉ करिए, ये हर पॉइंट क्या है, each and every single point is representing or defining boiling point of water, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बट एट डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स। यानी ये पूरा कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ओए कर्व। क्लियर। सिमिलरली आपने अगर इस ओसी कर्व पे कुछ रखा तो ओसी कर्व पे कोई भी पॉइंट अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इसके इधर सॉलिड है और इसके इधर गैस, यानी सब्लिमेशन पॉइंट है ये। यानी दिस, ये वाला जो ओसी कर्व वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएशन ऑफ सब्लिमेशन पॉइंट विथ प्रेशर। यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे सब्लिमेशन पॉइंट बढ़ेगा घटेगा क्या होगा वो यहां से बता सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये पूरा जो प्योर लिक्विड का क्या है, फेज डायग्राम, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड एक पॉइंट है अब क्या, ओ इज अ ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मतलब वहां जहां लिक्विड गैस प्लस हमारा सॉलिड तीनों एग्जिस्ट करेगा, आइस, वेपर एंड लिक्विड। बोलेंगे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल आपको इसलिए चीजें नहीं लगती है क्योंकि आपने उसको आंखों से देखा नहीं होता, या टीवी या मूवी पे देखा नहीं है सिमिलरली ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा हमको लगता है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके लिए कोई कंडीशन होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहाँ पे होता है, तो एट दिस टेम्परेचर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल थ्री को एग्जिस्ट एंड आर एट इक्विलिब्रियम। ये कहाँ पे होता है, जब प्रेशर हमारा 4.54 mmHg हो। 760 mmHg में प्रेशर कितना हो जाता है हमारा, 180 m। तो यहाँ 4.544 mm ऑफ Hg है, तो सोचिए 180 m से कितना कम प्रेशर होगा, यानी लो प्रेशर पे एंड टेम्परेचर मस्ट बी एट 0 केल्विन, सॉरी 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे ये वाला ट्रिपल पॉइंट क्या करता है, को एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट नॉलेज हो गया किसके बारे में, फेज डायग्राम ऑफ वाटर या प्योर लिक्विड के बारे में। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसी को थोड़ा बेसिस पे उठा के चलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि फॉर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, एक फेज डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो फेज डायग्राम क्या होता है, एक सिंपल दो हमारा कोई वेरिएबल होगा उसके बीच का एक प्लॉट बनाना है। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल क्या होंगे, तो पहले तो तीन कंपोनेंट हमें समझने पड़ेंगे जिन पे हमारा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर और तीसरा क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो इन तीनों में से हम क्या करेंगे, एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन को बनाएंगे, मतलब उसका कर्व बनाएंगे। दूसरी बार हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और फिर क्या करेंगे, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का एक कर्व बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ जो अभी पार्ट 1 में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं एक तरीके से, यहाँ हम लोग क्या करें, सॉल्यूशन को एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग एक प्लॉट कर्व करना चाहते हैं, या फिर हमें बोल सकते हैं कि फेज डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है। तो हमारा जो दो वेरिएबल बचा वो कौन बचा, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। अब इसका जो कर्व बनाना है, सोचिए कैसे बनाया जा सकता है, कर्व बनाते कैसे हम लोग। तो कर्व को बनाने का दो मेथड होता है। पहला, अगर आपको हर एक पॉइंट पे प्रेशर पता है और हर एक पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू पता है,
तो हम लोग क्या करेंगे, उसे ज्वाइन कर देंगे। हर एक पॉइंट के लिए हमें मोल फ्रैक्शन और हर एक पॉइंट के लिए हमें उसी पॉइंट के लिए मोल फ्रैक्शन और हमें प्रेशर दोनों पता है। तो प्लॉट करते करते क्या होगा, एक कर्व मिल जाएगा। वो तो बेहतरीन तरीका है, वो एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमारे पास क्या हो, एक इक्वेशन हो, और अगर वो इक्वेशन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, किसी एक पर्टिकुलर कर्व को वो फॉलो करता हो, तो उससे भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू mx प्लस सी आ गया, कोई नॉन इक्वेशन है, तो क्या होगा, हम समझ जाएंगे एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप पॉजिटिव है, उसका इंटरसेप्ट c है, उस टाइप से कुछ। तो क्या हमारे पास प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन को प्लॉट करने के लिए कोई इक्वेशन है क्या? एकदम है। जब हमारे पास क्या है, केस वन, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड, इसके लिए क्या था, याद करो, पीटी यानी टोटल वेपर प्रेशर, या बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या था, यही तो हमें चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर पी नॉट ए काई ए, फिर क्या था, पी नॉट बी इंटू काई बी। क्लियर। बट यहाँ काई ए काई बी दो वेरिएबल हैं और पीटी है, तो काई ए ले काई बी, आप कुछ भी ले सकते हैं। हम काई ए लेकर के सॉल्व करें यहाँ, तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए पीटी, जिसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक काई को एक टर्म में लाते हैं, तो पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी, और काई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काई ए। अब ध्यान से देखिए, पी टी बराबर क्या है, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, काई ए को कॉमन ले लीजिए, या फिर पहले पी नॉट बी को इधर साइड में हम लोग लिख लेते हैं, पी नॉट बी, फिर प्लस यहाँ से पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और हमने यहाँ से काई ए क्या लिया, कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पीटी है। अब हमें मान लीजिए यहाँ पे कर्व प्लॉट करना है, क्लियर है, किसके बीच में, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो आपने क्या किया, यहाँ एक ऐसा कुछ कर्व लिया, इधर प्रेशर और इधर मोल फ्रैक्शन ए का, ठीक है, ए का या मोल फ्रैक्शन सिंपल, ठीक है, इसको लिया। अब करना क्या है, प्लॉट करना है। तो इसमें जिसको आपने कहाँ प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस में, तो यहाँ लिखेंगे इसको एक्स एक्सिस में हमने प्लॉट किया है। इसको हमने कहा पीटी या प्रेशर को कहाँ किया है, वाई एक्सिस में प्लॉट किया है, ठीक है, पीटी को। क्लियर। देन ये जो पार्ट बच गया, एक्स के साथ जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एम होता है, ठीक है। एंड ये जो कांस्टेंट है पी नॉट बी, यानी प्योर बी का वेपर प्रेशर जो कि कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है, सी। तो ये कौन से इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हैविंग पॉजिटिव स्लोप। वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बिकॉज पी नॉट ए ज्यादा है कि पी नॉट बी है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा। क्लियर है कि नहीं, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन, या फिर ये पॉजिटिव स्लोप के साथ या नेगेटिव स्लोप के साथ, वो डिपेंड करेगा कि ए नॉट ज्यादा है कि बी नॉट ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं, यानी पी नॉट ए ज्यादा है कि पी नॉट बी ज्यादा है। क्लियर है। तो एक तो ये पार्ट हो गया, जब हम लिक्विड फेज वर्सेस प्रेशर को, लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वर्सेस प्रेशर को देखेंगे। दूसरा केस क्या है, जब हमारे पास क्या है, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन, सॉरी यहाँ इन वेपर फेज होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, इन वेपर फेज, यानी काई ए और काई बी की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी वाई ए और वाई बी की बात हो रही है, वेपर फेज। क्लियर है कि नहीं, इस पे बात होगी, ठीक है। केस टू, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, इसका क्या इक्वेशन होता है, तो 1 बाई पी टी इक्वल्स टू वाई ए बाई पी नॉट ए वाई बी बाई पी नॉट बी। ये आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं सिंपल तरीके से, यहाँ भी वाई ए और वाई बी को आप चेंज कर सकते हैं। तो 1 बाई पी टी आप इसको लिख सकते हैं वाई ए बाई पी नॉट ए प्लस 1 माइनस वाई ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको कुछ प्लॉट करेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं तो क्या होगा, देन यहाँ पे हमारा क्या है, पीटी है मान लीजिए, और इधर वाई ए है। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ वाई ए का जो टर्म है, आप देखिए कहीं ऊपर है और पीटी का टर्म कहीं नीचे है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं आने वाला है, ठीक है। कुछ ये एक्स ऊपर में आ रहा है, ये वाई इधर आ रहा है, एक्स कहीं ऊपर के टर्म में है, तो कुछ एक कर्व बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे, उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो कुछ ऐसा कर्व बन सकता है, ऐसा कर्व बन सकता है, देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये कर्व होगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें एक कैसा प्लॉट मिलेगा, उस पर बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए पहले क्या है इस वाले पे, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि आपने बी लिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने बी लिया हुआ है इस साइड पे, यहाँ पे पी नॉट बी, और इधर लिया है पी नॉट ए, यानी यहाँ पे क्या है, जेड ए क्यों लिया मैंने, काई ए या वाई ए क्यों नहीं लिया, समझेंगे। जेड ए
मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज भी हो सकता है। कब क्या होगा वो आगे धीरे धीरे सीखेंगे, अभी परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो जेड ए, मान लेते हैं ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 है, यहाँ प्योरली बी प्रेजेंट होगा, यानी इस वाले केस में, यानी यहाँ स्टार्टिंग में ओनली प्योर बी होगा। तो जो भी हमारा वेपर होगा, वेपर का प्रेशर होगा, वो किसके कारण होगा? बी, तो इसलिए पी नॉट बी लिखा है यहाँ पे, तो पी नॉट बी होगा। अगर इस प्रेशर, ये प्योर लिक्विड का केस है, तो इस प्रेशर से अगर आपने प्रेशर पी एक्सटर्नल ज्यादा रखा, पी नॉट बी से, मान लीजिए कंटेनर है, इसके अंदर सिर्फ प्योर बी है, क्या है? प्योर बी, पिछले वाले लेक्चर में सिखाया था। अब बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज्यादा है, मान लीजिए किससे? प्योर बी के पी नॉट बी से एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? ये वाला पार्ट ज्यादा है। तो क्या होगा? ये पिस्टन नीचे आएगा, सारे गैस क्या होंगे? कंडेंस हो जाएंगे, यानी ओनली लिक्विड में एडजस्ट करेगा। और अगर आपने बाहर का प्रेशर यानी पी एक्सटर्नल कम कर दिया और पी नॉट बी को ज्यादा कर दिया, तो क्या होगा? अंदर का, पिस्टन के अंदर का जो प्रेशर है लिक्विड वाला वो ज्यादा हो जाएगा, तो ये बाहर जाएगा, यानी सब वेपराइज हो जाएंगे, यानी ओनली गैस। यानी पी नॉट बी, प्योर लिक्विड के लिए बात कर रहा हूं मैं, पी नॉट बी से प्रेशर अगर ज्यादा रखा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा एंड लिक्विड का प्रेशर, प्योर लिक्विड का प्रेशर कम, तो क्या होगा बताइए? तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा वो जो प्योर लिक्विड होगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर आपने प्रेशर को पी नॉट बी को ज्यादा कर दिया, नहीं लिक्विड के वेपर प्रेशर को ज्यादा कर दिया और पी एक्सटर्नल को कम कर दिया, तो क्या होगा? ये लिक्विड फैलेगा, पिस्टन को ऊपर लेते जाएगा और फिर क्या होगा? वो पूरा गैस बन जाएगा। यानी पी नॉट बी से अगर क्या हुआ? प्रेशर बाहर का पी एक्सटर्नल ज्यादा हुआ तो ओनली लिक्विड, और अगर कम हुआ तो ओनली गैस। सिमिलरली गोज फॉर पी नॉट ए, पी नॉट ए से अगर आपने प्रेशर ज्यादा कर दिया तो वो ओनली क्या होगा? लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेगा, और पी नॉट बी से अगर प्रेशर घटा दिया तो ओनली गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा। किसी एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर वो स्पेस या वैक्यूम में जाने पे कैसे वो वेपराइज कर जाता है? तो वो वेपराइज इसलिए करता है कि क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो अंदर का जब अगर प्रेशर ज्यादा है तो वो एक्सपैंड करने लगेंगे ना गैसेस, तो वो बाहर की ओर क्या होगा? वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान देते हैं लिक्विड यानी सॉल्यूशन के केस में, सॉल्यूशन के केस में क्या होता है? तो हमने पढ़ा था, पिछले ही लेक्चर में समझाया था कि प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा होता है। वहां पे देखिए क्या होगा? एक पर्टिकुलर प्रेशर एक रेंज में आता है जब वो बॉईल करता है, कौन? हमारा सॉल्यूशन। तो मान लीजिए इस प्रेशर से अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा किया तब वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, और अगर इस प्रेशर से प्रेशर आपने कम किया, एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया, तब क्या होगा? वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बट अगर आपका प्रेशर इस बिटवीन रेंज में है तो आपका सॉल्यूशन लिक्विड प्लस गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, जो कि हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़े। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देखिए। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इसको आप प्लॉट करना है तो हम दो ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। कैसे? जो सिर्फ एक गैस वाले को बताएगा, एक लिक्विड वाले को। यहाँ पे काई ए काई बी डिफाइन होगा और यहाँ पे वाई ए वाई बी डिफाइन होगा। तो देखते हैं इसको ज्वाइन करने पे क्या आता है। हमें पता है कि लिक्विड वाले को जब ज्वाइन करेंगे, मतलब सिर्फ लिक्विड वाले को जब ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देता है। कौन सा? लिक्विड वाला। कौन सा? लिक्विड वाला। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर? और दूसरा क्या है? अब ये देख लीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन जो है उसका नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दो ग्राफ को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। एंड दूसरा जो हमारा कर्व होगा वो क्या होगा? ये देखिए इस तरीके से। तो ये कुछ टोटल कर्व आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये कुछ क्या होगा? इस तरीके से कर्व आएगा। ठीक है, अगर आपने प्रेशर इससे ज्यादा रखा तो सिर्फ लिक्विड, वाई क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, पिस्टन को दबाएगा, सारा का सारा वेपर कंडेंस हो जाएगा। अगर प्रेशर इस पॉइंट से नीचे है तो क्या होगा? प्रेशर कम हो गया, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, और अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा? उस पिस्टन को धक्का देगा, तो पिस्टन क्या होगा? ऊपर जाएगा, और पिस्टन जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ओनली गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर प्रेशर इन दोनों के बिटवीन है तो सॉल्यूशन कैसा एग्जिस्ट करेगा? एज अ लिक्विड प्लस गैस। मतलब यहाँ पे ये बॉईल हो रहा होगा, ये वो जोन है जहां जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। किसका? सॉल्यूशन का। क्लियर है कि नहीं? तो अब इस पे दो इंफॉर्मेशन हमको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट निकालना है, जो कि एग्जाम्स में इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखिए ये जो ऊपर वाला कर्व है इसके ऊपर क्या है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड, और इस वाले कर्व के नीचे क्या है? सिर्फ और सिर्फ गैस। यानी ये पॉइंट पे कहीं भी आप अगर ये जो क्या बोल सकते हैं पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो ये किसका कर्व है? ये पीटी वर्सेस काई, स्ट्रेट लाइन आया था पीटी वर्सेस काई ए से ही आया था। ध्यान से देखिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी इस यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट है
तो इस पॉइंट पे इससे थोड़ा ज्यादा प्रेशर करेंगे, लिक्विड बन जाएगा। तो यानी ये वाला जो स्ट्रेट लाइन वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पीटी वर्सेस काई ए को। और ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, पीटी वर्सेस वाई ए को, यानी ए को। क्लियर है कि नहीं, ए वाई ए मतलब वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को। तो ऊपर वाला टोटल प्रेशर वर्सेस काई ए का कर्व है, और नीचे वाला टोटल प्रेशर वर्सेस वाई ए या फिर वाई का कर्व है। ठीक है, बी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 3 वेरिएबल होते हैं जो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। मान लीजिए बोला गया फाइंड प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है, यूजिंग फार्मूला को यूज करके बताइए। तो देखिए इस 1 पॉइंट पे और इस 2 पॉइंट पे, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, यानी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, 0.2 पे कहीं जाके मैच हुआ। ठीक है, अब ये 0.2 मोल फ्रैक्शन है, हाँ है। ये 0.2 क्या है हमारा, ये 0.2 हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ही है। बट ये कौन सा मोल फ्रैक्शन है, काई ए है कि वाई ए है, उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए 1 से अगर ये लाइन आ रहा है तो इस वाले 1 के लिए ये कैसा एग्जिस्ट करेगा, काई ए के तरह। ठीक है, लेकिन ये 2 से भी यहीं आ रहा है, तो ये सेकेंड पॉइंट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो ये किसके तरह काम करेगा, वाई ए के तरह। क्लियर है कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां के लिए इक्वेशन लगा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले पॉइंट 1 के लिए, तो ये किस पे पॉइंट 1 कहां लाई कर रहा है, इस वाले कर्व पे, पीटी वर्सेस काई ए पे। तो पीटी वर्सेस काई ए का इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े थे, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। पी नॉट ए एंड पी नॉट बी क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है। तो काई ए हमें पता है 0.2 होगा यहाँ, तो यहाँ 0.2 पुट करेंगे एंड काई बी को 0.8, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्लियर, तो पॉइंट 2 के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे पॉइंट 2 किस वाले ग्राफ पे वो लाई कर रहा है। देखिए इस वाले कर्व पे ये लाई कर रहा है, तो पॉइंट 2 अगर इस वाले कर्व पे लाई कर रहा है तो ये कौन सा कर्व है, पीटी वर्सेस वाई है। दैट मींस अगर यहां से अगर एक वर्टिकल लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये जो मोल फ्रैक्शन का डाटा आएगा वो किसके लिए आएगा, वाई ए के लिए आएगा। यानी ये 0.2 का डाटा वो इसके लिए भी काम कर रहा है, इसके लिए भी काम कर रहा है, दोनों के लिए काम कर रहा है, एक बार काई ए के जैसा, एक बार वाई ए के जैसा। क्लियर है कि नहीं, तो ध्यान से देखिए वाई ए 0.2 एंड वाई बी कितना हो गया 0.8। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस वाले केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पी नॉट ए पी नॉट बी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, वाई ए 0.2 है तो ये 0.8 सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन इस पे आता है, ध्यान से देखते हैं। एक तो यही पूछ लिया किस कर्व पे है तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड होगा गैस होगा, वो तो थ्योरी मैंने पढ़ाई दिया, न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन if pressure at point A then it will exist as liquid। ये जो pressure of solution यानी एक्सटर्नल प्रेशर अगर बाहर से आपने बढ़ा दिया, 1 से ज्यादा कर दिया, इस वाले पॉइंट से अगर प्रेशर ज्यादा कर दिया तो ओनली लिक्विड, और 2 वाले से क्या हो गया, अगर कम कर दिया तो सिर्फ गैस। वही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर उन दोनों के बीच रहा तो वो लिक्विड प्लस गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं, ए प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन द प्रेशर एट पॉइंट 1। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या बोल सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ ज्यादा अच्छा वर्ड होगा बोलना कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन द प्रेशर एट पॉइंट 1। और यहां भी यही बोलना कि इफ क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, इफ एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो, लेस देन प्रेशर एट पॉइंट 2। यहां पे अगर पॉइंट 1 पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो, पॉइंट 1 के प्रेशर से ज्यादा हो तो ओनली लिक्विड। यहाँ पे अगर प्रेशर जो एक्सटर्नल है वो 2 के प्रेशर से क्या हो, कम हो तो ओनली गैस, और इन दोनों के बीच हो तो लिक्विड प्लस गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं, तो फेज डायग्राम का काम क्या है, तो फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन हेल्प अस टू डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन एक्सटर्नल प्रेशर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। क्लियर है कि नहीं, अब क्वेश्चन कैसा आता है, सेकंड टाइप जो मैंने बोला, तो बोलेगा फाइंड काई ए एंड वाई ए, और पी एक्सटर्नल दिया हुआ होगा या पी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा। तो ध्यान से देखिए पीटी इक्वल टू 40 दिया है, तो 40 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जो किसको कट करे। तो ढूंढना क्या आपको, काई ए, तो काई ए वाले ग्राफ को वो कट करे, और फिर जहां कट करे वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है नीचे मोल फ्रैक्शन के एक्सिस पे। तो ये जो 0.4 होगा वो किसको बताएगा, जेड है। लेकिन ये ग्राफ आ कहां से रहा है, पीटी वर्सेस काई ए, तो जेड है यहाँ किस तरीके से बिहेव करेगा एज अ काई ए। क्लियर है कि नहीं, तो काई ए मिल गया। लेकिन आपको वाई ए ढूंढना है तो क्या करना है, सिमिलरली आपको यही करना है। आपको वाई ए के लिए यहाँ 40 एक्सटर्नल प्रेशर जो है, यहां से आपको एक कर्व ड्रॉ करना है, कहां पे के लिए, सीधा सीधी पीटी वर्सेस वाई ए के लिए। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपने पीटी वर्सेस वाई ए पे एक कर्व ड्रॉ किया, जहां वो कट किया
वहां से क्या करना है आपको, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे जहां भी टच होगा वो आपको क्या दे देगा, जेड ए का वैल्यू दे देगा, और यहाँ जेड ए किसके तरह काम करेगा, वाई ए की तरह काम करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग काई ए एंड काई बी निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, द अबव मेथड यूज्ड टू फाइंड काई ए एंड वाई ए व्हेन प्रेशर एक्सटर्नल इज विद इन द रेंज, जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर रेंज में हो, जहां वहां वेयर सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड प्लस गैस, उसी रेंज में, मतलब यहाँ से यहाँ के रेंज में, जैसे ये वाला रेंज जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट, इसी पॉइंट पे आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। क्लियर? क्यों? अगर आपने यहाँ पे ढूंढा तो क्या होगा, यहाँ तो सिर्फ लिक्विड होगा, इस प्रेशर पे तो सब लिक्विड है और इसके नीचे तो सब गैस है। तो आपको किस प्रेशर पे, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वाई ए का इसी रेंज में आएगा कि इस प्रेशर में बता दीजिए क्या होगा, चाहे इस प्रेशर के रेंज में क्या होगा, बस यहाँ क्वेश्चन इस पे आएगा। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, अगर पी एक्सटर्नल वही बोले अपर लिमिट वैल्यू से ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, वेपर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, और पी एक्सटर्नल अगर लोअर लिमिट से कम है तो सिर्फ और सिर्फ गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से हम लोग क्या समझे कि अगर मान लीजिए इसी रेंज में आपको प्रेशर पूछा जा रहा है, किस रेंज में, मान लीजिए इस पी नॉट ए और पी नॉट बी इस रेंज में है प्रेशर, तो ही आपसे पूछा जाएगा काई ए या वाई ए क्या है, उसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। वो आपको मैंने बता चुका है क्यों, फिर भी अगर आप समझिए एक बार और, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए इस प्रेशर पे पूछा, मान लीजिए इसका वैल्यू लेट से 80 है, तो यहाँ से आप अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं मान लीजिए इस तरीके से, तो ये किसी कर्व को टच ही नहीं कर रहा है, यानी ये सिंपल सा बात है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड। मान लीजिए ये लेट से यहाँ पे एक 20 वैल्यू है, आप अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आप खुद देखिए ये किसी भी कर्व को टच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ गैस एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, यहाँ काई ए वाई ए पूछेगा नहीं, यहाँ सिर्फ या तो काई ए एग्जिस्ट कर रहा है तो सिर्फ वाई ए। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अगर काई ए और वाई ए पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है तो वो इस रेंज में होगा प्रेशर जहां पे वो लिक्विड प्लस गैस की तरह एग्जिस्ट करता है, वहीं के लिए पूछेगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ हम लोगों ने एकदम डिटेल में पढ़ लिया किसके बारे में, फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और वहां टेम्परेचर को हम लोग वेरी करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको अगर पसंद आता हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।